सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पॉलिसी पॉइंट पे खुश आमदीद। मैं हूं अप्सा कोमल। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी अभी भी जारी है और वसी पैमाने पर यह जंग फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसराइल की तरफ से आज एस्फहान एयरपोर्ट पर हमले का दावा किया गया है। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी मजीद मिसाइल दागने का दावा किया जा रहा है। कल इसराइल की तरफ से ईरान के सरकारी मीडिया हाउस के ऊपर मिसाइल हमला किया गया। जंग के दौरान नाजरीन सहाफ़ियों को निशाना बनाना आलमी कवानीन की रूह से संगीन जंगी जुर्म तस्वुर होता है, मगर इसराइल हर रोज़ एक नई रेड लाइन क्रॉस करता है और दुनिया भी इसको हैरत से देखती है। मुसलसल इसराइल की तरफ से ईरानी शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। इस जंग को लेकर दुनिया भी हमें तकसीम नज़र आ रही है। G7 ममालिक ने अपने एलामिये में इसराइल की हिमायत का ऐलान किया और ईरान को मशरक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम का ज़िम्मेदार करार दिया। ये भी कहा कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। सदर ट्रंप G7 इजलास को अधूरा छोड़कर वापस वाशिंगटन लौट गए। इस मामले पे अमरीकी सदर का जो रवैया है वो भी बहुत मुबहम और कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आ रहा है, जो कि अपने आप को हमेशा जंग मुखालिफ साबित करने की कोशिश तो करते रहे हैं। पहले वो ये बात कर रहे थे कि ईरान डील की तरफ आए, डील के ज़रिए ये सारा मामला वो हल करवा देंगे, मगर अब अमरीकी सदर का कहना है कि ईरान को मुआहदे पर दस्तखत कर देने चाहिए थे। ईरान किसी सूरत भी एटमी हथियार नहीं रख सकता। साथ ही उन्होंने ईरानी शहरियों को भी वार्निंग दी और कहा कि वो तेहरान शहर खाली कर दें। अमरीकी सदर के बयान से ये तासुर मिल रहा है कि जैसे अमरीका बराह रास्त इस जंग के अंदर शामिल हो सकता है। अमरीका के अंदर से भी जंग मुखालिफ आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। अमरीका के अहम सियासतदान और सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने अपने ट्वीट में इसराइल को इस जंग का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उसने ईरान के न्यूक्लियर मुज़ाकरात के सरबरा अली शमखानी को कत्ल करके जानबूझकर ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात को सबूताज़ किया है। अमरीका को नेतन्याहू की एक और गैर कानूनी जंग में फ़ौजी या माली तौर पर जाने से गुरेज करने का मशवरा भी बर्नी सैंडर्स ने दिया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान समेत 21 मुस्लिम ममालिक हैं जिनकी तरफ से आज रद्द अमल सामने आया है। मुश्तरका एलामिये में इसराइली जारियत की मजम्मत की गई है। बढ़ती कशीदगी को रोकने के लिए मुस्लिम ममालिक ने फौरी जंग बंदी और सिफारती हल के ऊपर जोर दिया है। अब ये नाज़रीन जो कशीदगी है इसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान की तरफ से ईरान में तैनात सिफारतकारों के जो अहले खाना और गैर ज़रूरी अमला है उनको वापस पाकिस्तान बुलाने का फ़ैसला किया है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म समेत आला ओहदेदारों ने इस्लामाबाद में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम से मुलाकातें भी की हैं और उनसे ईरान के साथ इज़हार यकजहती भी किया है। पाकिस्तान ने ईरान को क्या पैगाम दिया, सिफारती एतबार से पाकिस्तान की पोजीशन को ईरान कैसे देखता है, इस सब के ऊपर हम बात करेंगे। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एक्सेलेंसी आपके कीमती वक्त का। आगाज़ में आपसे जानना चाहेंगे कि हम ये देख रहे हैं कि ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है। हर गुजरते लम्हे के साथ इसराइल की तरफ से ईरान की सीनियर क़यादत को निशाना बनाया गया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के हवाले से अपने अज़ाइम भी इसराइल वाज़े कर रहा है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि ईरान ने जो जवाबी हमले किए वो उसको भी दुनिया ने बहुत सरप्राइज़ के तौर पर देखा। आप इस तनाज़े को मज़ीद तवील होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, सिहोनी हुकूमत ने मुख्तलिफ ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की मदद से दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें हमारे कमांडर्स को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो रेस्ट कर रहे थे और वो यूनिफॉर्म में भी नहीं थे और उनको इंतहाई ज़ालमाना तरीके से शहीद किया गया। इसके साथ साथ हमारे यूनिवर्सिटी के असातिज़ा, साइंसदानों और बेगुनाह लोगों को मुख्तलिफ रिहायशी इमारतों में निशाना बनाया गया। सिहोनी हुकूमत अपने इत्तेहादियों के साथ गुज़िश्ता 40 बरसों से हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। इसकी हालिया कार्रवाई भी इसकी इन्हीं काविशों का हिस्सा है। उन्होंने इस जंग को शुरू किया है, वो इस जंग को छेड़ने वाले हैं और उनकी ये कोशिश है कि इस हवाले से इस्लामी जमहूरिया ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके उसको तस्लीम किया जाए। लेकिन जैसे कि आपने कहा, यह सिहोनी हुकूमत हमारे मिसाइलों की जद में है और उनके अवाम इस वक्त अंडरग्राउंड बंकर्स में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और ख़ुद नेतन्याहू अभी तक सिर्फ एक मरतबा सामने आया है, वो ख़ुद भी ज़ेरे ज़मीन रह रहा है।
इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं और हमें इस बात की कवी उम्मीद है कि हमारा मुस्तकबिल जो है वो रोशन है और ये जंग इंशाअल्लाह हमारे मफाद में और हमारे हक में होगी। ما آینده رو روشن می‌دونیم عزممون جزمه و انشالله این شرایط رو ट्रंप ने भी अपने हालिया बयान में एक बार फिर ये इस बात को दोहराया है कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। उन्होंने मौका गंवाया है मुआहिदा करने का और साथ ही उन्होंने ईरानी शहरियों को भी तेहरान से फ़ौरन इनखला का मशवरा दिया है। क्या ये खदशा मौजूद है कि आइंदा दिनों में अमरीका और नेटो इसराइल के साथ इस जंग में शामिल हो जाएंगे? हम कभी भी एटमी हथियार नहीं बनाना चाहते थे। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने 15 बार इस बात की तस्दीक की कि ईरान के जो एटमी तनसीबात हैं वो पुरअमन प्रोग्राम है, इससे कोई और कार्रवाई नहीं की गई। ख़ुद अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने 2 मरतबा इस बात की तस्दीक की कि ईरान एटमी हथियार हरगिज़ नहीं बनाना चाहता। हमारे सुप्रीम लीडर ने यह फरमाया है कि एटमी हथियारों का इस्तेमाल ममनू है। एटमी हथियार हमारी दफ़ाई स्ट्रेटजी का हिस्सा नहीं हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप को दुनिया की तारीख पढ़ने की ज़रूरत है। एक तरफ वो हमें मुख्तलिफ ऑफ़र्स कर रहे हैं और अमेरिका के जो पिछले सदूर थे उन्होंने भी बहुत सारी आरज़ुएँ की थीं, वो भी बहुत तोसी पसंदाना अज़ाइम रखते थे, लेकिन बिलाखिर उन्होंने हमसे मुज़ाकरात की दरख्वास्त की और उन्हें मुज़ाकरात के लिए आना पड़ा। ट्रंप साहब एक तरफ इधर उधर मुज़ाकरात की बातें करते हैं और दूसरी तरफ हमारे लोगों से कहते हैं कि वो तेहरान को छोड़ दें। इनकी ये आरज़ू भी पूरी इस्राईली वज़ीर आज़म की तरफ से ईरान के अवाम से रिजीम चेंज के लिए सपोर्ट मांगी गई है। क्या ईरान में रिजीम चेंज का, हुकूमत तब्दील होने का ख़तरा मौजूद है? ऐसी अगर कोई बाकायदा कोशिश की जाती है तो ईरान का क्या रद्द-ए-अमल होगा? अगर उन्हें वाकई ही ईरान के लोगों की मदद दरकार है तो वो उन्हें मार क्यों रहे हैं? गुज़िश्ता चंद दिनों में कितने आम लोग शहीद हो चुके हैं और कितने फौजी शहीद हो चुके हैं। हमारे यहाँ एक ईरानी ज़रबुल मिसल है कि जो कोई अच्छा काम करना चाहता है इसको हम देख रहे हैं कि पान के शाना बशाना खड़ा नजर आता है। इस सिलसिले में सेनेट में ईरान के हक में करारदाद भी पेश की गई। पाकिस्तान के जो सफारती सपोर्ट है उसको आप कैसे देखते हैं और बिलखुसूस वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और दीगर आला ओहदेदारों की आपसे हालिया जो मुलाकातें हैं उनमें किन हवालों से बात हुई? पाकिस्तान ने खित्ते की सतह पर और बैनुल-अक़वामी सतह पे जो मौक़िफ़ अपनाया है इसके लिए हम पाकिस्तान के शुक्रगुज़ार हैं और पाकिस्तान का आलमी एटमी तवानाई एजेंसी और UN सिक्योरिटी कौंसिल में जो मौक़िफ़ है वो बहुत अच्छा है। पाकिस्तान के तमाम आला हुकाम ने इस इसराइली जहरियत की मज़म्मत की है। हम पाकिस्तान के साथ अपने इस तावन को इसी तरह बढ़ाते रहेंगे। हम पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के मौक़िफ़ के लिए उनके शुक्रगुज़ार हैं। इसराइल यहाँ पर नहीं रुकता, मामलात इससे भी ज़्यादा आगे बढ़ते हैं तो फिर ईरान सिफारती और दिफाई हवालों से किस तरह मुकाबला करेगा? हम इसराइल के साथ अपनी जंग जारी रखेंगे और उन पे इस कदर मिसाइल बरसाएंगे और उनको अंडरग्राउंड ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर करेंगे कि उसके बाद उनकी अकल ठिकाने आ जाए। सियासी सतह पर हमारा इसराइल के साथ कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम इस हुकूमत को कानूनी हुकूमत नहीं समझते, लिहाजा इसके साथ मुज़ाकरात की तो कोई बात है ही नहीं। इंटरव्यू के आखिर में और पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? हमारा ईरान के अवाम के लिए ये पैगाम है कि जैसे गुज़िश्ता 40 साल से अमेरिका और सिहोनी हुकूमत की तरफ से जो मुख्तलिफ डिमांड्स की जाती रही हैं और जो अब अमेरिका और सिहोनी हुकूमत की तरफ से डिमांड्स की जा रही हैं, इसके मुकाबले में अपनी इस्तिकामत जारी रखें। ईरान के अवाम अपनी गाइडलाइंस सुप्रीम लीडर से लेते हैं। मैं पाकिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जैसा कि वो इस वक्त में मैदान अमल में मौजूद हैं और वो अपनी मुखालफत को इस सिहोनी जारहियत के ख़िलाफ़ इसी तरह जारी रखें और अवाम का जो मैदान अमल में रहना है, इसके साथ साथ मीडिया के लेवल पे जो मौक़िफ़ बयान किया जाता है और अवाम रैलीज़ के ज़रिए जो अपने जज्बात का इजहार करते हैं उसको दोस्त भी देख रहा है और दुश्मन भी देख रहा है। दोस्त जो है उसकी इस उम्मीद में और इजाफ़ा होता है और दुश्मन मायूसी का शिकार होता है। मैं आखिर में पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान के अवाम का और पाकिस्तान के मीडिया का जो कि इस वक्त बयानिया की जंग है इसमें ईरान के साथ हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।
रसानई کنار و دوش دوش صدا و سیما. बहुत बहुत शुक्रिया। रज़ा अमीरी मुकद्दम पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर हमसे बात कर रहे थे और ईरान का सरकारी मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि बजट के बाद पीपल्स पार्टी नून लीग के ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ात कर रही है। कितनी संजीदा है पीपल्स पार्टी अपने इन एतराज़ात को लेकर, इस पर तफसीली बात होगी मुस्लिम लीग नून से और पीपल्स पार्टी से एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। वफाकी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी बजट को लेकर हुकूमती फैसलों पर सख्त बरहम नजर आ रही है। सिंध के साथ गैर मुनसिफाना सलूक का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। उनका कहना है कि बजट में सिंध के साथ दीगर सूबों के बरअक्स सलूक किया गया। तीनों सूबों को PWD के तहत तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स दिए गए हैं, जबकि सिंध को तरक्याती मनसूबों के लिए बड़ी स्कीम्स नहीं दी गई। सिंध के हिस्से की बड़ी स्कीम्स को वफाक को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। सिंध ये भी इल्ज़ाम है पीपल्स पार्टी का कि सिंध की यूनिवर्सिटीज़ के लिए 4.8 अरब रुपए का वादा किया गया, लेकिन सिर्फ 2.8 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सक्खर हैदराबाद मोटरवे के लिए रकम 30 अरब रुपए से कम करके 15 अरब रुपए कर दी गई। इसके अलावा पीपल्स पार्टी सोलर पैनल्स के ऊपर 18% टैक्स लगाए जाने के खिलाफ भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात रखती है और उसका खुलकर इजहार कर रही है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रज़ा रब्बानी ने कहा है कि इस्लामाबाद में एक नई कंपनी सिंध की स्कीमों को चलाना चाहती है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के पंजाब के जो बजट है उसके ऊपर भी बहुत सारे एतराज़ात सामने आ रहे हैं और कहा गया कि हमसे जो पंजाब की क़यादत है पीपल्स पार्टी की, उससे मुशावरत ही नहीं की गई और न ही उनके नुमाइंदों को काम करने के लिए आज़ादी दी जाती है। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत को खबरदार किया है कि अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर न किए गए तो वो बजट में वोट नहीं देंगे। और इसी सिलसिले में कल हमने देखा कि PTI ने भी पीपल्स पार्टी से रब्ता किया और कहा कि अगर आप संजीदा हैं तो हमारा साथ दें। अब नाजरीन, पंजाब में पीपल्स पार्टी नून लीग की हुकूमत को हर सतह के ऊपर टफ टाइम देने की कोशिश में मसरूफ़ रहती है और इस वक्त भी है। हमने देखा सियालकोट के हालिया ज़िमनी इलेक्शन के बाद नदीम अफजल चंद साहब ने नून लीग के ऊपर खुलकर तनकीद की, दीगर अहदेदारों ने भी की, लेकिन नदीम अफजल चंद ये कहते हैं कि नून लीग का साथ देने की वजह से लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया। नून लीग से हाथ भी मिला लें तो लोग वोट नहीं देते और इनके पास तगड़े बदमाश हैं, हुकूमती मशीनरी है, वो उसको इस्तेमाल करते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। ये बड़ा एक सख्त स्टेटमेंट था एक हुकूमती इत्तेहादी की तरफ से सामने आने वाला और उन्होंने इस बात पर भी तंज किया कि नून लीग एक जोम में है कि वो इस वक्त उनकी पंजाब में पॉपुलैरिटी है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद यही खतरे में है? क्या पीपल्स पार्टी वफाकी बजट पर रुकावट बन सकती है? और इन इशूज़ के ऊपर आज हमने बात करने के लिए दावत दी है नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों के सीनियर रहनुमाओं को। पहले बात करते हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ हैं। मियाँ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पीपल्स पार्टी के जैसा कि हमने जिक्र किया कि इख्तिलाफात इस हद तक हैं कि वो बजट पे वोट न देने के ऊपर भी गौर कर रहे हैं। मुल्की अपोजिशन PTI के साथ भी राब्ते कर रहे हैं। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये बात इस नहज तक कैसे पहुँची कि हुकूमत की अहम इत्तेहादी जिसका बजट में किरदार बहुत अहम होगा उसके साथ बुनियादी नुक्तों के ऊपर सिखर हैदराबाद मोटरवे हो जाए, यूनिवर्सिटीज़ के या तरक्याती फ़ंड्स, ये बुनियादी मामलात हैं, फिर सोलर के ऊपर टैक्सेशन, तो क्या वजह है कि उनको एतमाद में नहीं लिया गया, ना तो वफाकी बजट के हवाले से ना पंजाब में? मैं समझता हूँ कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि वोट भी इन्होंने देने हैं अपना बजट सेशन में और एक दूसरे के ख़िलाफ़ तब भी थे जब 18 माह की हुकूमत थी। आज 1.25 साल हो गया है हुकूमत में, तो आज भी जिस तरह उनके इख्तियारात उनके पास हैं जिन जगहों पे, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि ये सिस्टम डीरेल हो या नए इंतखाबात की तरफ जाएं जो इत्तेहाद में जमाते हैं। जहाँ तक तल्लक है पंजाब का, तो पंजाब में जो उनके पास 2-4 सीटें हैं, तो आप बता दें कि किस तरह एक वाज़िया अक्सरियत रखने वाली जमात जो कल को जवाबदेह हो आवाम को, पंजाब के आवाम को, वो इनको पोस्टिंग ट्रांसफ़र के हवाले से इख्तियार दे दे, जबकि गवर्नर्स के हवाले से जवाबदेह वही होगी जमात जो बरसरे इक़्तिदार है। या इसी तरह आप देखें कि सिंध में इनके पास हुकूमत है, तो कितनी दफ़ा
सिंध में इन्होंने मुस्लिम लीग के लोगों को ऑन बोर्ड लिया गवर्नेंस के हवाले से या डेवलपमेंट के हवाले से। लेकिन मियां साहब, ये आज की बात नहीं है, तो ऐसे वादे किए गए होंगे जिसकी बुनियाद पे ये इत्तेहादी रह चुके हैं। कोई तो ऐसे कभी भी जी कोई तो ऐसे वादे किए गए होंगे, आप PMLN की तरफ से इसका वो तस्करा भी करते हैं कि उसके बरक्स रवैया अब रखा जा रहा है। अब पीपल्स पार्टी सिर्फ ये एतराज़ नहीं करती कि आप बजट में हमें हिस्सा नहीं दे रहे या हमसे मुशावरत नहीं कर रहे, एक और लेवल के ऊपर आप लोगों की हुकूमती साख और मैंडेट के हवाले से बहुत संजीदा सवालात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठाती है, बिलखुसूस पंजाब की हद तक। और ये वो सवालात हैं जो PTI उठाती है। वो आपको फॉर्म 47 कहते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि ताकत के इस्तेमाल से ये हुकूमत पंजाब के अंदर या जो सियालकोट के अंदर अभी इलेक्शन के अंदर कामयाबी मिली है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या ये एक बहुत संजीदा मामला नहीं बन जाता जब हुकूमती इत्तेहादी भी ये कहे कि इस इलेक्शन की कोई साख नहीं जो सियालकोट में हुआ? नहीं, ये संजीदा मामला तब बनता या बने अगर 18 माह की हुकूमत, जब इन्होंने कैबिनेट के मेंबर भी थे, तो उस वक्त जब ख़त्म हुई 18 माह तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जो गवर्नेंस के हवाले से या डेवलपमेंट के हवाले से या महंगाई के हवाले से जो सख्त फ़ैसले करने पड़े IMF की मजबूरियों की बिना पे, तो ये इंतखाबी कैंपेन में यही कहा करते थे। उसका जवाब दे मुस्लिम लीग है। और आपको याद होगा कि इंतखाबात के दौरान बिलावल भुट्टो साहब या जरदारी साहब नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ही अपना बयानिया एक बनाया हुआ था, उन्होंने मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ बनाया हुआ था। इलेक्शन के फौरी बाद भी उस तरह की गुफ्तगू पीपल्स पार्टी ने या PTI ने दोनों ने मिलकर की। और जब हमने कहा कि क्योंकि हमारे पास सादा अक्सरियत नहीं है तो हम हुकूमत मरकज़ में बनाने के लिए तैयार नहीं है, ये दोनों मिलकर हुकूमत बना लें, तो अगले दिन ये स्टेटमेंट इनकी दोनों की जानब से आ गया था कि हम मरकज़ में हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इन हालात में जिनमें हमने हुकूमत बनाई उसमें कोई बता दे कि अगर कोई सादा मैंडेट, सादा अक्सरियत भी हमारे पास होती या हमें मिलती या लेने दी जाती, तो यकीनन कभी भी इस तरह का सेटअप जो आज मरकज़ में आपको नज़र आ रहा है, ये चेहरे शायद आपको नज़र ना आते, कोई और चेहरे नज़र आते। तो मैं कहूँगा ये कि एक दूसरे पे ब्लेम गेम, एक दूसरे को टारगेट करना और सियासी तौर पे कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश करना या सियासी बयानियाँ बनाने की कोशिश करना, आज लोग इतने सादे नहीं हैं जितना कोई सादा बयानियाँ बना के किसी को उलझन में डालेगा। सब समझते हैं कि हुकूमत में कौन है कौन नहीं है, कौन बाइख्तियार है कौन बाइख्तियार नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि इस मौके पे इस तरह की कोई पॉइंट स्कोरिंग करनी चाहिए, बल्कि मिल के इस मईशत को बेहतरी की जानब, जो कि साल सवा साल में काफ़ी हद तक गई है, और सपोर्ट करके इसको संभाला देना चाहिए। जब इंतखाबात आए, जो चाहे किसके जी में या मुंह में आए वो कहे, जो सबूत के साथ कहेगा लोग मान लेंगे, जो सबूत के साथ नहीं होगा लोग नहीं मानेंगे। अक्सरियत आपको दी जाती है का जो शिकवा है, इसका जवाब तो जिनसे ये शिकवा है गालिबन वही दे सकते हैं। मियां साहब, पहले भी आपका ये बयान कई दफ़ा मीडिया में गर्दिश करता रहा, लेकिन आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी जो बातें कर रही है वो बयानात की हद तक ही है। अब मैं आपको बजट की तरफ लेके जाऊँगी, क्योंकि विफाकी बजट जब आया उसकी एक पहलू बात करेंगे पंजाब के बजट में, क्योंकि किफ़ायत शारी और हुकूमती अखराजात बहुत ज़्यादा मौजूद बहस रहते हैं हमारे ओवरऑल हालात को देखते हुए। विफाक में जब स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों के अंदर इजाफा हुआ, उस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा सख्त पोजीशन ली, और जो अल्फाज हैं बड़े सख्त अल्फाज हैं, उन्होंने इसको माली फहाशी करार दिया। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पंजाब में भी हुकूमती अखराजात जो है वो कम होने के बजाय बढ़े हैं। सिर्फ 2-3 चीज़ें आपके सामने रखती हूँ, आप इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। वज़ीर आला के सवाबदीदी फ़ंड्स के अंदर 5 गुना इजाफा तजवीज़ किया गया। सूबाई वज़रा के जो अखराजात हैं वो मुख्तस रकम में उसमें 72 करोड़ का इजाफा तजवीज़ किया गया है। फिर वज़ीर आला ऑफिस के महज जो अखराजात होते हैं उसके हवाले से ये खबर है कि पिछले साल 26 करोड़ इजाफी खर्च हुए, यानी जो मुख्तस फ़ंड था उससे 26 करोड़ रुपये ज़्यादा खर्च हुए। तो बहुत सी चीज़ों की सिंबॉलिक अहमियत भी होती है, आवाम के लिए एक पैगाम भी होता है। क्या वजह है पंजाब हुकूमत ने अपने अखराजात इतने बढ़ाए हैं? जहाँ तक तल्लक है पंजाब का, तो पंजाब में अगर आप समझते हैं कि हुकूमती अखराजात कुछ बड़े हैं, तो यकीनन
ये भी यहाँ भी मैं बात वही करूँगा कि वो अखराजात नहीं बढ़ने चाहिए, महदूद करने चाहिए, मगर अगर आप उसके साथ ये भी अप्रिशिएट कर दें पंजाब बजट को कि उन्होंने एजुकेशन में, हेल्थ में, किसान के लिए या दीगर तरक्याती फ़ंड यहाँ तक के हों, सब पे जितना फ़ंड रखा है बजट में, मेरा ख्याल है तमाम सूबों को सामने रखते हुए, मरकज़ को भी सामने रखते हुए आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा पंजाब के बजट को कि उन्होंने बेहतरीन ओवरऑल बात है जो आप कर रहे हैं मियां साहब। हमने इसको फोकस किफायत शारी के हवाले से, मेरा स्पेसिफिक इसीलिए आपसे सवाल भी था, जहां पर हमने देखा कि वज़रा और वज़ीर आला ऑफिस के जो ये अखराजात हैं उसके अंदर ये इजाफा देखने में आया। अब आखिर में एक और एतराज़ भी उठाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब आखिरी मरतबा बताया जाता है कि 28 जून को वो असम्बली के सेशन के अंदर शरीक हुई। इस साल के 15 सेशंस हुए, 73 तकरीबन नशिस्तें हुई, लेकिन लीडर ऑफ द हाउस नहीं नज़र आई। एक एतराज़ ये किया जा रहा है कि ये एक पार्लिमानी जमहूरियत का जो निज़ाम हम कहते हैं उसकी बेतौकीरी है, और आप लोग बहुत एतराज़ात करते थे अपनी अपोजिंग पार्टी के ऊपर भी कि वो पार्लियामान में अपनी शिरकत को यकीनी नहीं बनाते। तो क्या वजह है मरीम साहिबा ने इतनी ज़्यादा शिरकत नहीं की पंजाब असम्बली के इजलासों में? देखें, ये बात आप दुरुस्त कह रही हैं कि पार्लिमानी निज़ाम में अजलास के दौरान लीडर ऑफ हाउस को होना चाहिए, ये बात दुरुस्त है, मगर ये भी बात आपको मानना पड़ेगी कि उस्मान बज़दार अगर असम्बली में आते थे तो गवर्नर्स का या जो हालत थी पंजाब में कि पंजाब का जो इंतज़ामी ढांचा जिस तरह बर्बाद कर दिया गया था, उसको संभालते संभालते यहाँ तक कि रोड का पैच वर्क भी जो था, जो रिपेयरिंग का गली महलों में था, वो भी नहीं हुआ था। और साल सवा साल में मैं समझता हूँ कि पंजाब के अंदर शायद नवाज शरीफ के बाद या शहबाज शरीफ के बाद अगर किसी ने डिलीवर किया है तो उसका नाम मरियम नवाज शरीफ है, जिसने दिन रात मेहनत करके कुछ इंतज़ामी ढांचा भी और कुछ पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर करने की कोशिश की, और जो कि नज़र भी आ रहा है। जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है साफ़ सुथरा पंजाब, जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है पुलिस के हवाले से, जो रेवेन्यू के हवाले से, या एजुकेशन हेल्थ के हवाले से, ये तो बदतरीन मुखालिफ भी जो हैं जमात के, वो भी मानते हैं कि पंजाब में बेहतरी आई है और बेहतर कारकर्दगी है दीगर सूबों की निस्बत। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मियां जावेद लतीफ़ साहब, आपकी कीमती नाज़रीन। आपने गुफ्तगू सुनी नून लीग के सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के बजट पर एतराज़ात को सिर्फ उनकी बयानात की हद तक ही देख रहे हैं। कितनी संजीदा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ होंगे। हमारे साथ रहिए। के बाद खुश आमदीद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के विफाकी बजट और इवन सिंध के हवाले जो पंजाब का बजट है उसके ऊपर बहुत सारे एतराज़ात हैं, वो कितने संजीदा हैं इसमें, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चंद साहब आपके वक्त के लिए। अभी मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश की है, लेकिन पहले आप बताइएगा कि पीपल्स पार्टी इस बार कितनी संजीदा है। एक जो आम तासुर पीपल्स पार्टी और नून लीग के इत्तेहाद के हवाले से मिला, वो कभी फ्रेंडली अपोजिशन के इल्ज़ामात भी आप लोगों के ऊपर लगते रहे, कभी बहुत पक्के इत्तेहादी के तौर पर भी आप सामने आते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर एतराज़ात दूर कर लिए गए बहुत आसानी से हुकूमत की तरफ से। इस वक्त जो बजट के हवाले से आप कितने संजीदा हैं अपने एतराज़ात के साथ? देखिए, लोगों को शायद अपोजिशन और ट्रेनी बेंचेस के फर्क का नहीं पता होता। लोग समझते हैं कि अपोजिशन वो होती है जो गाली गलोच करे या सिर्फ तानाबाजी करे और लड़ाई करती रहे, डेस्क थंपिंग करती रहे और कापियां फाड़ती रहे, वो अपोजिशन होती है। मैं समझता हूँ कि ये जो पार्लिमानी निज़ाम है, इसमें अगर आप कोलिशन में भी हो, आप इवन इत्तेहादी हो, और आप कैनेडियन मॉडल देख लें, आप यूके का मॉडल देख लें, आप किसी स्कैंडिनेवियन कंट्री में चले जाएं, तो महज़ब माशरों में जो डेमोक्रेसी होती है, वहाँ पे आप कई चीज़ कमेटियों में बनवाते हैं, कई हाउस के अंदर बनवाते हैं, कई आप ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे बनवाते हैं, कई आप अपर हाउस में जाके बनवाते हैं। तो ये फेजेस होती हैं कई चीज़ें बनवाने की।
तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हालांकि 2 महीनों से हम PSDP को और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, बजट के ऊपर हमारी बातचीत चल रही थी नून लीग के साथ, लेकिन जो इन्होंने बजट पेश किया, जिस तरह सोलर हो गया, तनख्वाहों में इजाफे की बात थी, और टैक्सेशन के हवाले से, और बहुत सारे छोटे बिजनेसमैन को जो सख्ती करने के हवाले से, आपने हमारे पार्लियामेंटेरियन की तकरीरें सुनी हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जाके बहुत सारे मामलों पे हमारी अब भी उनके साथ बातचीत जारी है, और बहुत सारे मामलों पे बिल्कुल हमारा सख्त इख्तलाफ है। तो हमारा इंशाल्लाह अगले 1-2 दिनों में पता चल जाएगा, जब उनके साथ सीरियस बिलावल साहब भी वापस आ रहे हैं और उनके साथ हमारी एक सिटिंग होगी जो हम मीडिया को भी ओपन करेंगे, पार्लियामानी पार्टी आपको ब्रीफिंग देगी, तो आपको चीज़ें खुल के सामने आ जाएगी। हमें बहुत सारे बजट की बहुत सारी चीज़ों पर तशवीश है, और लेकिन देखना यह है कि इस जिन हालात में मुल्क है, हम किस हद तक हुकूमत को अपनी चीज़ें मनवा सकते हैं या हुकूमत को दबोच सकते हैं, लेकिन हम कतन ब्लैक मेलर या उन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते कि लोग हमें कहें ये ब्लैक मेल। यही तो हुकूमत कह रही है चंद साहब। अभी हमने मियां जावेद साहब से बात की और यही हुकूमत का अंदाजा भी है। वो ये कहते हैं कि जो ओहदे पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त है, वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो बजट में वोट ना दें और फिर हुकूमत या घर जाने का, उसका हुकूमत के घर जाने का कोई इंतज़ाम करें। तो फिर आपकी ये जो बातें हैं, इनको मियाँ साहब भी सिर्फ बयानात की हद तक, मियाँ जावेद साहब कहते हैं कि इनको देखा जाए, इससे ज़्यादा नहीं। तो फिर इतना मौसर तो नहीं है आप लोगों का अपने तहफ़्फ़ुज़ात को सामने रखना, या फिर इसके ऊपर एक इल्ज़ाम मिली भगत का भी आप लोगों के हवाले से लगता है हुकूमत के साथ? नहीं, मिली भगत बिल्कुल हम मिली भगत को नहीं ऑन करते। हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, हमारे मैनिफेस्टो में जो दी हुई चीज़ें हैं, हम मैनिफेस्टो के पाबंद हैं, हमने अपने मैनिफेस्टो पे अमल करना है। ठीक है, हम ड्राइविंग सीट पे नहीं है, हम हुकूमत एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं है, मिनिस्ट्री हमारे पास नहीं है, लेकिन हम 18वीं तरमीम का भी दिफा करेंगे, हम सूबों के हकूक़ का भी दिफा करेंगे, हम आम आदमी, मुलाजम पेशा तबका, एग्रीकल्चर क्लास, और ये जो सोलर के ऊपर इन्होंने सस्ती बिजली का जो आम आदमी का मनसूबा बता है, उसके ऊपर जो हुकूमत ने शब खून मारा है, इन पे हमारी बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है। हमारी पॉलिसीज जो आई है कोई ढकी छुपी नहीं है, और इन पॉलिसीज में अगर हुकूमत चेंज करेगी तो इसका सेहरा पीपल्स पार्टी को जाएगा, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि अगर हुकूमत हमारी बात मानेगी तो फिर ये हुकूमत को बजट पे पास करने में बड़ी आसानी होगी। लेकिन हम सिर्फ पब्लिक की बात कर रहे हैं। लेकिन कोई डेवलपमेंट शुरू हो गई है क्या? ये आप देखिए, जैसे कि गवर्नर हाउस लाहौर के लिए जो फंड्स हैं उसमें तकरीबन 800% 800 गुना इजाफा किया गया है। इनको हम समझें कि पंजाब में ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पे भी इस तरह के कुछ इकदाम हों, या इससे बढ़ के आपके को मुतालबे हैं जिसको एंटरटेन कर सकती है पंजाब? गवर्नर हाउस, देखिए गवर्नर हाउस की हालत बहुत ही बुरी हालत है इस वक्त। हमारे से पहले भी जो गवर्नर रहे हैं, हमारे सलीम हैदर साहब से जो पहले के भी गवर्नर्स रहे हैं जो नून लीग के, उन्होंने भी लिखा है कि गवर्नर हाउस को रेनोवेट करने की जरूरत है, या इसका ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, आपने इसको सेफ रखना है। तो सिर्फ वो गवर्नर की रहायश नहीं है या गवर्नर हाउस ही नहीं है, उसको तो आपका हिस्टोरिकल बिल्डिंग है पंजाब की, तो उसका बहुत बुरा हालात है। उसका हमारे गवर्नर से या हमारे मुतालबात से कोई तल्लक नहीं है। हमारा मुतालबात तो है कि लोकल बॉडीज इलेक्शन करवाएं, हमारे मुतालबात हैं कि आप ये हमारे पंजाब में हमारा कोई गवर्नर हाउस की रेनोवेशन या उसके बजट हमारा ये कोई CBM नहीं है। और बाकी फेडरल लेवल पे ये चारों सूबों में हमारे जो है बड़े वाज़ेह से मौक़िफ़ है हमारा। सिंध का अगर मोटरवे है, मोटरवे पे आपने मैक्सिमम फंडिंग करनी है, उस ये हमारा मौक़िफ़ है। मोटरवे कोई प्योर पार्टी की मलकियत तो नहीं है, वो तो पूरे मुल्क का सी पोर्ट से मिलाने का जरिया है, पंजाब को मिलाने का जरिया है, KPK को, बलोचिस्तान को। अगर आप लाहौर टू सक्खर मोटरवे जो है वो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में से सबसे अहम रूट ही वो है। और बाकी बिस्प का उन्होंने फंड बढ़ाया, हमारे कहने पे बढ़ाया है बिस्प का, बेनजीर का स्पोर्ट प्रोग्राम का। तो बेनजीर कार्ड उसका तरीकाकार पे हमारे इख्तलाफात हैं, वो हमारे लोकल लेवल पे हो जाएंगे। बाकी सोलर के ऊपर हमारा इख्तलाफ है, बिल्कुल सोलर के ऊपर। और तनख्वाहें, हम कहते हैं कि महंगाई बढ़ी है, आप तनख्वाहें बढ़ाएं, कम से कम ग्रेड 16 तक छोटे मुलाजमीन की बढ़ा दें। अगर आपने बड़े मुलाजमीन की नहीं भी बढ़ानी। बिस्प के हवाले से जो आप बात करते हैं, इस पर भी खबरें थी कि ये IMF की भी एक कंडीशन थी कि अगर आवाम को कोई रिलीफ देना है तो वो बिस्प के जरिए दिया जाए। मैं चंद साहब, जो अभी तक आपने गुफ्तगू की है उसका क्या ये तशरीह दुरुस्त होगी करना कि वोट नहीं देंगे बजट में? ये जो वज़ीर आला सिंध ने बात कही थी, इस पर भी गौर किया जा सकता है और चेयरमैन साहब से बात करेंगे। और कल असद कैसर साहब और राजा परवेज़ अशरफ साहब के दरमियान भी एक रब्ता हुआ था। तो वोट बजट को ना देना, इसका इम्कान नहीं है, लेकिन अपने मुतालबात पीपल्स पार्टी मनवा लेगी। ये बहुत इंतहाई कदम होगा एट दिस पॉइंट पीपल्स पार्टी के लिए कि वो वोट ना दे बजट को।
देखिए, वोट ना देने वाली बात जो है, ये मैं इसका अभी कुछ नहीं कह सकता। ये चेयरमैन साहब आएंगे तो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग होगी, सीसी की भी मीटिंग होगी, ये पार्लिमानी पार्टी फैसला करेगी। और पार्लिमानी पार्टी को सूबों की तमाम ट्रेड यूनियंस ने, किसान विंग ने और हमारे जो रेलेवेंट पार्टी के हिरारकी है, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात पार्लिमानी पार्टी को और चेयरमैन को पहुंचा दिए। तो अब मैं समझता हूं कि बिलावल साहब वापस आएंगे तो वो और उनकी पार्लिमानी पार्टी वो फैसला करेगी कि हुकूमत के साथ कैसे डील करना है। इस पे अभी मैं आपको कबल अज़ वक्त कुछ ऐसी स्टेटमेंट नहीं देना चाहता जो हमारी पार्लिमानी पार्टी के लिए फिर मुश्किलात का बायस बने, या हमारी, क्योंकि मैं सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन हूँ, जब कोई फैसला होगा तो फिर मैं आपको इसके पे वाज़ेह स्टेटमेंट दे सकता हूँ। आखिर में सर एक और बात है जो सियालकोट के इलेक्शन के हवाले से आपका स्टेटमेंट था कि नून लीग ने एक तो अपने वसाइल, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया, फिर आपने एक मौके पे ये भी कहा कि नून लीग से हाथ मिलाने पे हमें वोट भी नहीं पड़ा। पंजाब में इलेक्शन की साख के ऊपर तो इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी लगाती है, उनका पूरा मुकदमा इस निज़ाम के हवाले से यही है कि ये इलेक्शन शफाफ नहीं थे। तो इस मामले के ऊपर पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान कोई मजीद बातचीत हो सकती है? आप नहीं समझते कि जब आप ये इल्ज़ाम लगाते हैं तो अगले इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से कोई लाहे अमल बनना चाहिए और पीपल्स पार्टी को फोर्स करना चाहिए नून लीग को टेबल पे लाने के लिए? तो इलेक्शन के हवाले से सूरत हाल है, हमारी इंटरनल सूरत हाल तो है ही है, लेकिन इस वक्त जो ईरान के हवाले से सूरत हाल बनी हुई है हमारे पाकिस्तान, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है, और जो जंग है, मैं समझता हूँ इस वक्त PTI समेत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक मेज पे होना चाहिए, हमारी एक आवाज़ होनी चाहिए और पाकिस्तान को हमें बचाना चाहिए। और अगर इस वक्त हम अपना इत्तेहाद नहीं जाहिर करेंगे, हम एक मेज पे, वन पेज पे नहीं होंगे, तो मैं समझता हूँ ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का भी इशू है। और गवर्नर बजट के हवाले से मैं समझता हूँ पाकिस्तान फूड सिक्योरिटी का भी शिकार है, इस वक्त क्राइसिस है। तो सारी सूरत हाल बेहतर, पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए PTI हो, नून लीग हो, सारी जो मौलाना साहब हो, ANP हो, MQM हो, सब जमातों को मैं समझता हूँ आपस में बातचीत करनी चाहिए। और इसके अलावा कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं, ना पार्लिमानी जमहूरियत बेहतर तरीके से चल सकती है। ये जो मौजूदा हालात हैं, मैं समझता हूँ कि हम बहुत बड़े क्राइसिस में हैं, क्योंकि हमारे बॉर्डर्स पे जिस तरह जंग है, इंडिया के साथ जो हमारे इश्यूज हैं, ये हमें आपस के इत्तेहाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम अफजल चंद साहब, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पीपल्स पार्टी। गुफ्तगू आपने सुनी दोनों जमातों की। अब भी बज़ाहिर तो अब देखना होगा कि क्या पीपल्स पार्टी के जो एतराज़ात हैं बजट पे वो बयानात की हद तक ही रहते हैं, नून लीग उनको कायल कर लेती है उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके, या फिर इससे बढ़कर कोई अमली इक़दाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।